बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ ने 25 रुकनी निगरान वफाकी काबीना की मंजूरी दे दी। 16 वफाकी वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में मुनक्किदा हल्फ बर्दारी की तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। सदर ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ ने अपनी टीम बना ली। 25 रुकनी काबीना तश्कील। काबीना में 16 निगरान वफाकी वुज़रा, 3 मशीर और 6 मावनीन खुसूसी शामिल। 16 वफाकी वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। काबीना में निगरान वफाकी वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी, वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी, वजीर दाखिला सरफराज मुफ्ती, वजीर दिफा और दिफाई पैदावार अनवर अली हैदर शामिल हैं। अहमद इरफान मलिक को वजारत कानून व इंसाफ, कुदरती वसाइल और मौसमियाती तब्दीली के कलमदान दिए गए। मोहम्मद अली को वजारत तवानाई, शमशाद अख्तर को वजारत खजाना, निजकारी, इकनॉमिक अफेयर्स, गौहर एजाज को कॉमर्स, टेक्सटाइल और प्रोडक्शन के कलमदान सौंप दिए गए हैं। डॉक्टर उमर सैफ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन, समी सईद को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जमाल शाह को सकाफत और कौमी विरसा, खलील जॉर्ज को इंसानी हुकूक, मदद अली सिंधी को वजारत तालीम, डॉक्टर नदीम जान को वजारत सेहत, जबकि अनीक अहमद को वजारत मजहबी उमूर, शाहिद अशरफ तारड़ को वजारत रेलवे का कलमदान दिया गया है। एयर मार्शल रिटायर्ड फरत हुसैन को हवाबाजी, आहद चीमा को स्टैब्लिशमेंट, वकार मसूद को खजाना का मुशीर मुकर्रर किया गया है। काबीना में शामिल 6 मावनीन खुसूसी में से मिशाल मलिक को इंसानी हुकूक, वाइस एडमिरल इफ्तिखार राव मैरी टाइम्स अफेयर, वसी शाह टूरिज्म, डॉक्टर जहांजेब को SIFC, सैयदा आरिफा जोहरा को तालीम और रवादारी के लिए मावने खुसूसी मुकर्रर किया गया है, जबकि जवाद सोहराब मलिक मावने खुसूसी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी मुकर्रर किए गए हैं। वफाकी निगरान काबीना का पहला इजलास आज होगा। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ काबीना इजलास की सदारत करेंगे। काबीना इजलास में अमन अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आज पहला इजलास तलब किया गया है। निगरान वफाकी काबीना का तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जावेद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने जो निगरान काबीना है उसका बाकायदा पहला इजलास जो है वो तलब कर लिया है। कुछ ही देर बाद ये इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा और ज़राए बता रहे हैं कि इस इजलास में ये तारुफ़ी इजलास होगा जिसमें वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म जो है वो अपनी काबीना को आइंदा की हिकमत अमली और जो रोड मैप है उससे मुतालिक आगाह करेंगे, जबकि जो वज़ारतों के हुक्काम हैं वो अपनी अपनी वज़ारतों से मुतालिक जो है वो आज काबीना को ब्रीफिंग देंगे। तो इस हवाले से मुल्की मजमूई तौर पर जो माशी सूरत हाल है और जो अमन अमान की सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा और आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से जो डायरेक्शंस हैं वो वफाकी वुज़रा को दी जाएंगी। इसमें ख़ास बात यह है कि आज क्योंकि तारुफ़ी इजलास है तो इसमें वफाकी वुज़रा के साथ जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के वो भी शिरकत करेंगे और तमाम मावन खुसूसी को भी इसमें खुसूसी तौर पर दावत दी गई है। इसलिए आज 25 रुकनी जो काबीना है उसके तमाम अराकीन इसमें मौजूद होंगे, जिसमें वज़ीर आज़म से एक तारुफ़ भी होगा और एक दूसरे के साथ जो है वो जो वज़ारतें उनसे मुतालिक हुकाम हैं वो भी इसमें ब्रीफिंग देंगे और आइंदा की हिकमत अमली से आगाह करेंगे। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 11 बजे समाअत करेगा। आमिर सईदाबाद से इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ क्या अपनाया गया था? देखिए, चेयरमैन PTI ने नैब तरामीम जो PDM हुकूमत की तरफ से की गई थी उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा ज़ेर समाअत है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि जो नैब तरामीम की गई हैं ये हुकूमत ने अपने तमाम केसेस को ख़त्म करने के लिए ये नैब तरामीम की हैं, लिहाजा इन तरामीम को कलअदम करार दे दिया जाए। इस मुकदमे में मजमूई तौर के ऊपर 47 समातें हुई, जिसमें 26 समातों के मौके के ऊपर जो चेयरमैन PTI के वकील थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने अपने दलाइल दिए और ये कहा कि ये जो शिकें हैं ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, ख़ास तौर पर अपने आप को फ़ायदा देने के लिए कानून साजी की गई थी जो नैब में तरामीम की गई थी, लिहाजा इन्हें कलअदम करार दे दिया जाए। ताहम इसकी मुखालफत की वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की, और उन्होंने ये कहा कि ये जो तरामीम थी ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और मुतल्लिका जो मुख्तलिफ शोबों की तरफ से जो एतराज़ात किए जाते थे नैब के कानून के ऊपर और ड्रैकोनियन कहा जाता था, इस कानून को दुरुस्त करने के लिए ये तरामीम की गई हैं। लिहाजा इसमें
گزشتہ سماعت جو مئی میں ہوئی تھی اس میں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا دونوں فریقین کو کہ وہ اپنی تحریری معروضات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں تاکہ سپریم کورٹ اس مقدمے کا فیصلہ کر سکے. لہٰذا کبھی امکان ہے کہ آج اس مقدمے کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا. 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بھی بینچ. بہت شکریہ عامر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. عام انتخابات 90 روز میں نہیں ہو سکتے، الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا. ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ بندیوں کو 14 دسمبر تک حتمی شکل دی جائے گی. تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے. عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے. الیکشن کمیشن کا نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ. نئی حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ کا وقت مختص. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے نئی حلقہ بندیوں کو 14 دسمبر تک حتمی شکل دی جائے گی، جس کے بعد الیکشن شیڈیول سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں عام انتخابات اور حلقہ بندیوں کے معاملے کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں نئی حلقہ بندیاں 4 ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس پر کام کا آغاز فوری شروع کر دیا جائے گا. اعلامیے کے مطابق 21 اگست کو 4 صوبوں اور اسلام آباد کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی. 1 سے 4 ستمبر تک حلقہ بندی کمیٹیوں کو ٹریننگ دی جائے گی. الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کے شیڈیول کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نئی حلقہ بندیوں کے لیے صوبائی حکومتوں اور ادارے شماریات سے معاونت طلب کی گئی ہے، جبکہ پرانی حلقہ بندیوں کو منجمد کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ صرف وزراء تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسلام آباد اور پشاور میں طویل ملاقاتیں، متعدد نام کلیئر ہو گئے ہیں. نئی نگران کابینہ میں ٹیکنوکریٹس کے ساتھ ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی شامل. مستعفی نگران کابینہ سے 3 ناموں کی بھی دوبارہ شمولیت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے تو خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ صرف وزراء تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عامر جمیل پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر، کیا پلاننگ کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں دوبارہ نگران کابینہ کا سیٹ اپ کرنا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے ایک آزمائش بن چکا ہے، اور اس حوالے سے گزشتہ کئی روز سے طویل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور نہ صرف پشاور بلکہ اسلام آباد میں بھی اس حوالے سے متعدد ملاقاتیں کی گئی ہیں. تاہم اب جو ہے کئی نام جو ہیں وہ اس ملاقاتوں کے بعد فائنل کر لیے گئے ہیں، اور اس دفعہ نگران کابینہ جو ہے وہ صرف وزراء کی حد تک رکھی جائے گی. یہ فیصلہ اس بات میں کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شعبے میں جو ماہرین ہوں گے انہیں نگران کابینہ میں لی جائے گا. خاص طور پر ٹیکنوکریٹس اور جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں انہیں نگران کابینہ میں شامل کیا جائے گا. اور گزشتہ جو کابینہ تھی اس میں سے بھی 3 نام جو ہیں وہ ایسے شامل کیے گئے ہیں جو کہ نئی کابینہ میں بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. بلوچستان کا نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ پارلیمانی کمیٹی بھی تاحال کوئی فیصلہ نہ کر سکی. کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہوگا. کمیٹی کسی نام پر متفق نہ ہوئی تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. آج بھی اجلاس بلایا گیا ہے اور کمیٹی بھی تاحال کوئی فیصلہ نہیں کر سکی. بلوچستان کا نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اس حوالے سے ابھی کچھ کلیئر نہیں ہو سکا. کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہوگا، اور اگر کمیٹی کسی نام پر متفق نہ ہوئی تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی تھی. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ابرار احمد سے. ابرار، بتائیے گا، کمیٹی میں ابھی تک کوئی نام فائنل نہیں کر سکی؟ جی ہاں، بالکل. بلوچستان میں نگران وزیر اعلیٰ کا جو معاملہ ہے یہ تعطل کا شکار ہے. کل پارلیمانی کمیٹی تشکیل پائی تھی. دوسرے روز 3 روز تھے ان کے پاس پارلیمانی کمیٹی کے پاس. پہلا روز تو ویسے گزر گیا. دوسرے روز جو ہے پارلیمانی کمیٹی کل تشکیل پائی، اس کا نوٹیفیکیشن ہوا، اور رات کو اس کا اجلاس ہوا. اجلاس میں جو پارلیمانی کمیٹی کے ارکان ہیں جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور عبدالرحمان کھیتران جو ہیں اس میں شریک نہیں ہوئے. 4 ارکان جو ہے اس میں شریک ہوئے تھے. باضابطہ طور پر اجلاس ہوا، اور لیکن اجلاس کو جو ہے وہ بے نتیجہ نکلا. وہاں پہ جو ہے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو مشاورت کی گئی لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. آج جو ہے کمیٹی کا آخری روز ہے. آج بھی اجلاس 2 بجے طلب کیا گیا ہے جس میں دوبارہ جو ہے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مشاورت کی جائے گی. لیکن اگر آج رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اگر آج بھی 12 بجے تک جو ہے اس کا نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نہیں ہوا تو یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. جی ابرار، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. آگے بڑھتے ہیں. سانحہ جڑاوالا کے بعد معمولات زندگی بحال ہونے لگے ہیں. سرکاری اور نجی ادارے مکمل طور پر کھل گئے ہیں. امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہزاروں پولیس اور ایلیٹ فورس کے اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں. جلاؤ گھراؤ میں ملوث ملزمان کے خلاف مزید 3 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. بیورو چیف میاں انجم فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں انجم، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بالکل،
देखें अमर सानिया जड़ावाला के बाद जो है हालात मामूल पर आना शुरू हो गए हैं, जिंदगी रवा दवा हो चुकी है। जो पुलिस की जानब से कार्रवाइयां थी उनका सिलसिला जारी है। जलाओ गराओं में मुलव्वस जो अफराद है उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज गिरफ्तार मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया, जहां उनका 2 रोज का रिमांड लिया गया। उसके बाद उनको तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आज जो है जड़ावाला के हालात मामूल पर हैं, जिंदगी बहाल हो चुकी है। सरकारी और निजी अदारे जो है खुल चुके हैं। जो गुज़श्ता रोज था वहां पर आम तातील का ऐलान किया गया था। 3000 से जायद पुलिस एलीट के जवान हैं जो जड़ावाला में मौजूद हैं और ड्यूटी के फराइज 2 शिफ्टों में सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि जो रेंजर बुलाई गई थी हालात को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अब स्टैंड बाय पर कर दिया गया है। ठीक है, रेंजर्स को भी स्टैंड बाय कर दिया गया है। मियांजुम, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं जड़ावाला में पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। मजीद कहा कि ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिपा सलार ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरुका से खिताब कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरुका से खिताब। सिपा सलार ने कहा कि जड़ावाला का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे जुराइम की मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का खिताब में कहना था कि नौजवान सच, आधा सच, झूठ और गलत मालूमात का फर्क समझे। पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, जात या अकीदा एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी तरक्की में नौजवानों का किरदार बहुत अहम है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवान मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने मुल्क में अनारकी फैलाने और अवाम में दरार डालने वाली मुल्क दुश्मन कुव्वतों के किरदार को भी उजागर किया। ISPR के मुताबिक प्रोग्राम में पाकिस्तान भर से 370 तलबा और तालिबात शरीक हुए। आर्मी चीफ ने इंटर्नशिप प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने पर नौजवान इंटर्न्स को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट में हसन न्याजी की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। हसन न्याजी को मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। वकील पंजाब हुकूमत वकील की अदालत से वालिद और बेटे की मुलाकात करवाने की इस्तदा। क्या बाप बेटे की मुलाकात पर सरकारी वकील को एतराज़ तो नहीं? अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, अदालती कार्रवाई का हवाला बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में हसन न्याजी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर निहंग ने बताया कि हसन न्याजी जिना हाउस हमला केस के मरकजी मुल्जिम है, उनको मजीद तफ्तीश के लिए और ट्रायल के लिए मिलिट्री के हवाले कर दिया गया है। इस मौके पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि आप कुछ मजीद कहना चाहते हैं, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ये सिर्फ इस्तदा है कि वालिद यानी हफीजुल्लाह न्याजी और बेटे हसन न्याजी के दरमियान मुलाकात करवाई जाए। जिस पर अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि क्या आपको इस पर कोई एतराज है? अगर एतराज है तो मुतलका अथॉरिटी से पूछ कर बताएं कि क्या दोनों बाप बेटे के दरमियान आज मुलाकात हो सकती है। अदालत ने इस हवाले से कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी है। इस मौके पर हसन न्याजी के वकील ने हसन न्याजी को मिलिट्री के हवाले करने के इक़दाम की मुखालफत की और ये कहा कि ये गैर कानूनी काम है। लेकिन एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर निहंग ने कहा कि हसन न्याजी की हिरासत कानूनी है। दरख्वास्त गुजार के वकील के इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ। जिना हाउस हमला केस में हसन न्याजी नामजद मुल्जिम है और इनको इश्तिहारी करार दिया गया है। तमाम कायदे ज़वाबित पूरे किए गए हैं और अब मजीद तफ्तीश के लिए और ट्रायल के लिए हसन न्याजी को मिलिट्री के हवाले किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशफाक। सुप्रीम कोर्ट से खबर है, मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते अहम मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी है और इन अहम मुकदमात में मरियम नवाज की ज़मानत मनसूखी के लिए जो नैब ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी उस मुकदमे को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी होंगे, 22 अगस्त को समाअत करेगा मरियम नवाज की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर, जिसमें नैब ने
शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से जायद असासे बनाने का जो केस बनाया था उसमें मरियम नवाज़ की ज़मानत मंजूर की थी अदालत ने, उसको मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से नैब ने रजू किया था और अब इस मुकदमे को समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर कर दिया है और आइंदा हफ्ते इस समेत दीगर तमाम जो मुकदमात हैं उनकी भी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है जिसमें आहद चीमा की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त है, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त है, इस समेत दीगर जो अहम मुकदमात हैं उनकी भी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इन अहम मुकदमात की समाअत करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर आपका।